हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की फ्लैशबैक से होती है कि आखिर जेहो, जीसू और कैंग हायोक इयोन बाई के पीछे कैसे पहुंचे थे। तो जीसू ने जब से इयोन बाई के मुंह से यूनिवर्सल सॉन्ग वाली बात सुनी थी कि वो इस सॉन्ग को कभी नहीं भूल सकती है, ये सॉन्ग उसे बहुत कुछ याद दिलाता है। तो घर जाते जाते गाड़ी घुमाकर इस सॉन्ग को बाय करने के लिए शॉप पर जाता है। इधर जेहो भागा भागा इयोन बाई की शॉप पर जाता है कि इसको इयोन बाई से कोई बहुत जरूरी बात करनी थी। वो कैंग हायोक से इसका पूछकर सुपरमार्केट में इसे ढूंढता हुआ म्यूजिक शॉप पर पहुंच गया था। जीसू को सॉन्ग का नाम तो पता नहीं था, तो सिंग करके शॉप गर्ल को बताता है, पर उस गर्ल को समझ नहीं आती। तो बोलता है मैं उससे अच्छे से तो सिंग कर रहा हूँ, पर है कोई बात नहीं, और आंख मारकर उस गर्ल की सुंदरता की तारीफ करता है। पर तभी इसका ध्यान वहाँ पर जेहो और उसकी गर्लफ्रेंड को इयोन बाई की इंसल्ट करने पर जाता है, जिसको देखकर तो वो फौरन इनके पास जाता है। इधर कैंग हायोक भी सॉन्ग की सीडी को बाय करने इसी शॉप पर जाता है। सेम जीसू की तरह उसे भी सॉन्ग का नाम पता नहीं था और सिंगर के गर्ल को बताता है, पर शॉप गर्ल सिर्फ सर हिलाने के सिवा कुछ नहीं बोलती है कि किन पागलों से आज उसका वास्ता पड़ रहा है। मतलब सॉन्ग की सीडी बाय करने आ रहे हैं और सॉन्ग का नाम ही पता नहीं है। पर तभी कैंग हायोक की भी वहाँ पर फौरन से अटेंशन चीखते हुए जीसू की तरफ जाती है, जो कि जेहो से और उसकी गर्लफ्रेंड से इयोन बाई के लिए लड़ रहा था। पर वो देखता है कि वो जिसके लिए लड़ रहा है वो तो मंजर से गायब है, मतलब कि इयोन बाई। तो वो उसे खोजने के लिए बाहर निकल जाता है और तभी जीसू भी नोट कर लेता है कि इयोन बाई वहाँ पर नहीं है। तो वो दोनों ही इयोन बाई को खोजने जाते हैं, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और फिर जीसू को सामने लेडीज स्टॉल रूम देख कर तो उसे फौरन से ख्याल आता है कि पहले भी एक बार ऐसे ही इयोन बाई उसे स्टॉल में घुसी हुई रोती दिखी थी, जिसकी वजह से वो लेडीज रेस्ट रूम में घुस गया था। सभी गर्ल्स चीखे मारकर बाहर निकल जाती है उसे कोई परवर्ट समझ कर, और फिर वो स्टॉल का डोर तोड़कर उससे यहाँ पर किस करने लगा था। और फिर कैंग हायोक भी इसे कहीं और खोजता हुआ जैसे ही अंदर रेस्ट रूम से जीसू की चीखने की आवाज सुनकर रुक जाता है। और जब वो इसे इयोन बाई को किस करते देखता है तो उससे आकर वहाँ पर जोर से उसके लिप्स पर पंच करके इयोन बाई को अपने साथ ले जाने लगता है और उसको बोलता है कि इयोन बाई इस किस्म की गर्ल नहीं है जिसे स्टॉल में किस करो, मतलब कि ये इससे बेटर डिजर्व करती है। वो इयोन बाई को अपने साथ ले जाता है। जीसू के लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी। कैंग हायोक को याद ही नहीं रहता कि उसने इयोन बाई के हाथ को कितने सख्ती से पकड़ रखा है। इयोन बाई खुद ही इससे अपना हाथ छुड़वाने को बोलती है कि वो हट हो रही है, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। उसे बोलता है क्या वो ठीक है, और उसे उससे पहले घर जाने को बोलता है कि इसे कहीं और जाना है। और वो इयोन बाई को छोड़कर सीधा एक मेडिकल शॉप पर जाता है, जहाँ जीसू के लिप पर जोर से पंच करने पर उसके लिए ऑइंटमेंट, क्रीम और बैंडेड खरीदता है। इधर बावुल पीछे शॉप पर वरीड था, इयोन बाई उसकी कॉल पिक नहीं कर रही है, और ऊपर से कैंग हायोक भी गायब है, जिस पे इसे पास बैठे हानवू से पता चलता है कि इयोन बाई क्या जीसू और कैंग हायोक भी उसकी कॉल पिक नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर बावुल को इन तीनों की फिक्र होने लगती है, वो तीनों जिन की तरह कहाँ पर गायब हो गए अचानक से। इयोन बाई रोमिन और एक एग के साथ अकेली बैठी होती है। एग पर जीसू और कैंग हायोक को इमेजिन करके उस पर दो शक्लें बना रही थी। कैंग हायोक और जीसू के बिहेवियर ने उसे हैरान कर दिया था कि एक को उसके रोने से प्रॉब्लम थी, हालांकि वो तो उसके सामने रो भी नहीं रही थी, तो दूसरा यानी कि कैंग हायोक किसी भूत की तरह आखिर कहां से आ टिपका था इनके सीन को खराब करने। और फिर जीसू को हेट क्यों किया था उसने आखिर। फिर गरम रामेन को खाने से इसे याद आता है कि वो तो उसे हार्ट हार्ट भी बुला रहे थे, इसका क्या मतलब है। फिर एक हाथ में एग को जीसू और चॉपस्टिक को कैंग हायोक बोलकर खुद से पूछती है क्या वो सब सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कर रहे थे। और उसे मन में ये भी लग रहा था कि वो दोनों से कहीं लाइक तो नहीं करने लगे हैं। फिर शॉप पर वापस आकर वो बारी बारी इन दोनों को चुपके चुपके चेक करती है कि किस बॉय के दिल में उसके लिए चोर है, मतलब कौन सा तो उसमें इंटरेस्टेड है, पर वो फाइंड नहीं कर पाती है। वो दोनों तो बिल्कुल उसे नॉर्मल लग रहे थे, अपने अपने कामों में मसरूफ। जब वो बाहर सब्जियों को साफ करने के लिए बैठती है, कैंग हायोक आकर उसकी हेल्प करवाने लगता है। जीसू भी इन दोनों को साथ देखकर वहाँ आ जाता है। कैंग हायोक के इसे पास बुलाने पर जीसू को चैलेंजिंग फेस के साथ आगे आते देखकर इयोन बाई को गलतफहमी हो जाती है, जैसे वो जेलसी में कैंग हायोक को पंच करने वाला है और इन दोनों को नो बोलते हुए रोकती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों तो रिलैक्स थे, तो वो भी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो भी सिर्फ बाजू से स्ट्रेच कर रही थी। वो शॉप के स्टोर रूम में थी। जीसू वहाँ ड्रामाई अंदाज में आता है, जैसे उससे कुछ कहने के लिए हिम्मत पकड़ रहा हो, और उसे भी लग
लगता है बस वो इससे कोई रोमांटिक बात करने वाला है जैसे। वो इससे सब कुछ सुनने के लिए कान खड़े करती है, पर वो सिर्फ इससे रेडिश के बारे में पूछकर इसके मूड का सारा बेड़ा गर्क कर देता है। पर एवन भाई देखना चाहती थी उसने उसे हार्ट क्यों बोला था, तो अपनी थ्योरी इस पर अप्लाई करती है। इसके क्लोज होकर इसे हार्ट वे में फिंगर से पॉइंट आउट करती है कि इसे रेडिश कहाँ पर मिलेगी। जीसू थोड़ा नर्वस दिखता है, पर एवन भाई के एंजॉय करने से पहले ही इसकी सारी सेक्सी फैंटेसी को ये कहकर तोड़ देता है कि इसके टीथ में रेड मिर्च का पीस अटका है। जो हार्ट वो बेचारी समझ रही थी इसके बिल्कुल अपोजिट ही हार्ट निकला था। फिर वो एम्बेरसमेंट से सीधा जाकर दांतों को रगड़ रगड़ कर चमकाने पर लगी होती है। तभी कैंग हायोक दांत निकालता हुआ वहाँ पर टपक पड़ता है। इसे बोलती है कि उसे नॉक करना चाहिए था। अभी मतलब जहाँ तेरा मन करता है मुंह उठाकर सीधा घुस जाता है। क्या इसे पहले से पता था पक्का कि वो टीथ ही ब्रश कर रही होगी? मतलब बाथरूम में इसके अलावा किसी और हालत में भी तो हो सकती थी, पर वो चुप रहता है। जिस पर फिर वो अपनी थ्योरी इस पर भी टेस्ट करने का डिसाइड करती है। उसके सामने सेक्सी सीड्यूसिंग स्टाइल में खड़ी होती है। कैंग हायोक इसको देखकर फौरन से खुला डोर बंद करता है कि अभी कहीं बाकी लोग न देख लें। उसके पास खिसक कर उसे खुद से क्लोज करके इसका हाथ अपनी बट पर रखता है। पॉकेट से लेग्जेटिव मेडिसिन निकालने के लिए उसे लग रहा था कि इसे दोबारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ढेर सारी इकट्ठी मेडिसिन खरीद कर लाया है। इसे अच्छे से इस सबसे छुटकारा पाने का बोलकर वो उसे चला जाता है। वो अपनी वाइफी की हेल्प करने के बाद हैप्पी हैप्पी स्टेयर से ऊपर जाता है जहाँ बाहर जीसू उसका वेट कर रहा था। दोनों छत पर बात करने जाते हैं। इधर इयोन भाई डोंगजू को कॉल करके इससे पूछती है उसे जीसू की तरफ से मिले हॉट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो सकता है। डोंगजू से बताती है इसका मतलब है कि वो उसे अट्रैक्टिव लगी है, जिस पर इयोन भाई बोलती है बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगा था। इधर जीसू कैंग हायोक को अपने डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाकर उसे अपने लिप्स के डैमेजेस को पे करने का बोलता है। कैंग हायोक को लग रहा था जीसू इससे फाइट करेगा, और वो अपने मुक्के को रोक लेता है कि वो एवी इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है। पर कैंग हायोक इसे म्यूजिक शॉप पर जेहो पर उठाए गए उसके हाथ को याद करके बोलता है तुम इसे ऑलरेडी यूज कर चुके हो मेरी वाइफ के लिए। फिर इसे दोबारा उल्टा नाम ली जीसू बोलता है और पूछता है तुमने किस वजह से मेरी वाइफ के लिए अपने प्रीशियस मुक्के को यूज किया था वैसे। जिस पर वो सिर्फ इतना बोलता है मुझे अपनी किसी इलनेस को ठीक करने के लिए उसकी नीड है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। जिस पर कैंग हायोक उसको बोलता है अगर तुम्हारी इलनेस जल्द से जल्द ठीक हो गई तो फिर तो तुम मेरी वाइफ के आसपास तो छोड़ो दूर दूर भी नजर नहीं आओगे, है ना। जिस पर जीसू मान जाता है। कैंग हायोक भी हैप्पी हो जाता है। मतलब जीसू कोई बहुत ही सख्त लौंडा था, अभी भी अपने लव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। अपने लव की फीलिंग्स को किसी इलनेस का नाम दे रहा था। फिर अब जीसू की बारी थी। इससे पूछता है कि वो ना तो इयोन भाई का बॉयफ्रेंड है और न ही उसका रियल वाला हस्बैंड, तो इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों करता है, मतलब क्या है इन दोनों के बीच में। वो बोलता है उसने इयोन भाई के डैड और अपनी मॉम से इयोन भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर रखा है, जिसे वो पूरा कर रहा है, और कुछ और रीजन भी हैं पर्सनल। जीसू को उसके सिर्फ प्रॉमिस के लिए ये सब कुछ करने वाली बात मजाक लग रही थी कि आजकल के समय में प्रॉमिस की कौन परवाह करता है। और जाते हुए जीसू से बोलता है इस फजूल के प्रॉमिस पर फोकस करने के बजाय पहले मुझे हेट करने पर इन डैमेजेस को पूरा करने की फिक्र करो और समय पर पे करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैंग हायोक उसके लिए बाय की गई एडमिट क्रीम और बैंडेड को बाहर निकाल कर बोलता है उसके डॉक्टर की केयर से मेरे वाली मेडिसिन ज्यादा अच्छी थी, पर इस बेचारे को पूरा दिन जीसू को देने का चांस ही नहीं मिला था, वो भूल गया था। इधर इयोन भाई ऊपर से आते हुए जीसू के नीचे बिल्कुल स्टेज के नीचे छुपी खड़ी थी। मतलब इसने इन दोनों की सभी बातें सुन ली थी, पर जीसू जाते हुए उसे नहीं देख पाता है। जीसू घर जाता है। उसके डैड उसके लिप्स के बारे में पूछ रहे थे क्या हुआ है। उनको डॉक्टर से पता चला है किसी पब्लिक बाथरूम में गिरने से उसे चोट लगी है, पर वो हैरान थे जीसू तो कभी पब्लिक बाथरूम में भूल कर भी मर कर भी नहीं जाता है, वहाँ कैसे घुस गया। जिसको सुनकर डैड को कन्विंस करने के लिए बोलता है वो देखना चाहता था पब्लिक बाथरूम कैसे होते हैं आखिर, तो बस चला गया। उसके डैड दोबारा से उसकी मोम का वही सेम सॉन्ग सुन रहे थे जो कि जीसू और इयोन भाई की मोम भी सुना करती थी। वो उसे बताते हैं इनको इससे सुने बिना नींद नहीं आती है। इनको इससे सुनकर उनको
जीसू की मोम के उनके करीब होने की फीलिंग आती है, जिसे सुनकर जीसू को गुस्सा आ जाता है। ये सॉन्ग सिर्फ एक सॉन्ग ही है, सब लोग इसके पीछे पागल क्यों हुए हैं। और बोलता है प्रॉमिस सिर्फ एक प्रॉमिस होता है, इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत होती है। जिस पर मिस्टर चार ठंडी सांस लेकर इसको बोलते हैं, जब तुम किसी वुमेन की केयर करते हो तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल एक लिक्विड की तरह बन जाती है, तुम्हारे लिए चांद बन जाती है, सॉन्ग बन जाती है, फिर तुम्हारा सब कुछ मतलब तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाती है। इसी से तुम्हारी सभी खुशियाँ सभी गम जुड़ जाते हैं। और इसको बोलते हैं तुम्हें ये सब तब समझ में आएगा जब तुम इस तरह की किसी वुमेन से मिलोगे। तो उसे बताते हैं जब उसकी मोम से मिले उसके बाद से इनकी यही हालत हो चुकी है। जीसू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो सीधा रूम में जाकर सब सोचने लगता है और याद करने लगता है कि जब उसे इयोन भाई की हेलुसिनेशन हुई थी, उसके डैड की कही गई बातों में से कुछ बातें बिल्कुल उसकी फीलिंग्स के साथ जुड़ रही थी, पर खुद को कन्विंस कर लेता है कि इसकी कुछ रीजन अलग हो सकती हैं। और फिर सोचता है क्यों ना इन सभी बातों को मैं मैथ के प्रॉब्लम की तरह इक्वेशन से सॉल्व करूं। जैसे उसके डैड ने बोला कि जब तुम किसी वुमन से लव करते हो तो वो लिक्विड की तरह बन जाती है, तो बोलता है लिक्विड मीन इक्वल क्लब, मून मीन इक्वल रैबिट, और किसी वुमन का तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाना मतलब कि कल्चरल शॉक की वजह से हो सकता है। और खुद को बोलता है जरूर मैं भी इयोन भाई से सिर्फ कल्चरल शॉक की वजह से अट्रैक्ट हुआ होगा, वरना और कुछ नहीं है। मतलब वो लंबे अरसे तक यूएस में रहा था, तो अचानक कोरिया वापस आकर सबसे पहले इयोन भाई से टकराया था, जिसकी वजह से इसे शॉक लगा था और इसे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई, वरना इसे इयोन भाई से लव शव नहीं हुआ है। वो अपने डैड की कही गई सभी बातों मतलब इन सभी पर खुद को बहला फुसला लेता है, पर उसे लास्ट पर समझ नहीं आता कि इयोन भाई का और उसके दरमियान सॉन्ग को लेकर कैसा रिलेशन होगा। मतलब कि इयोन भाई के बारे में वो जब सोचता है तो उसके माइंड में कौन सा सॉन्ग आता है उसे ये पता नहीं चल रहा था। फिर तभी इयोन भाई के साथ हुई दोबारा से बाथरूम में अधूरी किस को याद करके खुद को मिरर के सामने कोसता है और सोचता है इसे क्या हो गया था। वो जो कभी सुंदर से सुंदर हॉट से हॉट सेक्सी से सेक्सी गर्ल की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता और न ही कभी किसी गर्ल को किस किया है, उसे देखकर आखिर वो अनकंट्रोल क्यों हो गया था। तभी इसे एक सॉन्ग की सीडी देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इसे क्यों खरीद लिया है आखिर। पर ऑफ कोर्स बुद्धू जीसू जिसे अपनी फीलिंग्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी हमेशा की तरह कुछ भी नहीं सोच पाता है, इस क्यों का आंसर इसके पास नहीं था। जीसू अगले रोज अभी तक सॉन्ग वाली बात से निकल नहीं पा रहा था, जिसके लिए पास बैठे यूनसुई से पूछता है, उसे अच्छे से पता है वो उसे लाइक करती है, तो वो उसे बताए उसे देखकर कौन सा सॉन्ग उसके माइंड में आता है या स्पेशली वो सुनती है। वो हंसने लगती है किस बारे में बात कर रहे हो, उसे बोलता है ठीक है जाने दो। और फिर से पूछता है कि वो अपने MP3 प्लेयर पर इस समय क्या सुन रही है। वो उसे एक नई ऐप के बारे में बताने लगती है कि इस पर रैंडम सॉन्ग प्ले होते हैं। जीसू एक 90s का आई डोंट नो एनीथिंग का एक सॉन्ग एंजॉय करने लगता है। फिर यूनसुई इस पर क्लोज होते हुए हैरानगी से पूछती है वो आजकल क्लोन क्यों नहीं लगा रहा है। वो चुप रहता है क्योंकि इसकी रियल रीजन तो सिर्फ इससे पता थी कि इयोन भाई के ऐसे बच्चों वाला परफ्यूम बोलने की वजह से उस बेचारे ने परफ्यूम यूज करना ही छोड़ दिया है। बाबुल इयोन भाई के पीछे जानने के लिए पड़ा हुआ था आखिर जीसू और उसके बीच में क्या चल रहा है। दोनों कल अचानक कहाँ गायब थे, इनकी कॉल्स को पिक क्यों नहीं किया, क्या सचमुच में जीसू इयोन भाई से लव करने लगा है। वो खुद भी यही सोच रही थी पर इसके पास वाज़ेह आंसर तो था नहीं, सो चुप्पी अच्छी से कुछ नहीं बोलती है। गैंग हायोक शॉप का ऑनर होने की वजह से इन सभी को एक रेसिपी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फर्स्ट टास्क देता है, जिसमें इनको अपने पार्टनर के लिए स्पेशल रामेन कुक करने होते हैं कि जिसे खाने के बाद इसके पार्टनर को दिल बाग-बाग हो जाए, मतलब उसको इसके जैसे रामेन पूरी दुनिया में और कहीं ना मजे के लगे। बाबुल फौरन से अपनी नूना इयोन भाई को पार्टनर के तौर पर चुनता है, पर गैंग हायोक के पास इस समस्या का हल ये था इनको एक लेडर गेम खेलकर पार्टनर चुनना था, जिसके एंड पर बाबुल का पार्टनर हानवू था और इधर जीसू और इयोन भाई थे। हानवू बाबुल से पूरे का पूरा इंटरव्यू लिए जा रहा था और बाबुल से पीछे छुड़वाने के लिए मुंह बनाकर बताया जा रहा था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। जीसू सारे के सारे समय यूनसुई की बताई गई ऐप पर रैंडम सॉन्ग सुनता है और सामने बैठे हानवू की तरफ देखता है, जिस पर मन में बोलता है अच्छा। तो हानवू को देखकर मेरे माइंड में जो सबसे पहला सॉन्ग आता है वो ये है आई लाइक यू सो मच, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। और फिर अगला सॉन्ग रैंडमली प्ले करता है और बाबुल की तरफ देखता है कि बाबुल की तरफ देखकर इस पर कौन सा सॉन्ग फिट आता है। जहाँ बाबुल हानवू से तंग आया बैठा था, इसे ये रेसिपी डेवलपमेंट वाला आइडिया बिल्कुल भी बकवास लग रहा था। जीसू को बाबुल की तरफ देखकर जो सॉन्ग सुनने को मिलता है उसका नेम था क्लासरूम आइडिया। सॉन्ग प्ले हो रहा था जिसके लिरिक्स कुछ इस तरह थे, इनफ नाउ विद दोज लेसन्स। तो उसे लगता है कि ये ऐप तो कमाल है एकदम, क्योंकि बाबुल इस समय इस एक्सरसाइज से टायर्ड
साइड बैठा था, मतलब उसका इस लेसन में दिल नहीं लग रहा था। और वैसे भी बावुल हमेशा से क्लासेस से गायब रहता है, जिस पर जीसू को लगता है कि ये सॉन्ग बिल्कुल इस पर फिट आ रहा था। फिर जीसू फौरन से सामने खड़े कैंग हायक की तरफ देखकर दोबारा से रैंडम सॉन्ग प्ले करता है कि अब ऐसे कौन सा सॉन्ग ऐसे देखकर इसके माइंड में आएगा। तो कोई चिल्ड्रन सॉन्ग प्ले होने लगता है, जिसे सुनकर जीसू बहुत ही अमेज्ड होता है और फिर टैबलेट को वहीं पर फेंककर बाहर निकल जाता है कि मतलब सब सॉन्ग ही इन सभी को देखकर बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहे थे। कैंग हायक की हरकतें बच्चों वाली थी, तो चिल्ड्रन सॉन्ग प्ले हुआ। बावुल को स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, तो क्लासरूम के लेसन से बोर होने वाला सॉन्ग आयनविस का दिलजानी यार था, जिसके लिए वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है। तो उस पर अपनी जान लुटा देने वाला सॉन्ग सुनकर इस बेचारे का डरना तो बनता था। इयोन भाई जीसू इकट्ठे रेसिपी पर काम करने के लिए बैठते हैं। जब वो इससे पूछती है इसे कौन सी चीज खाने में सबसे ज्यादा बुरी लगती है या बिल्कुल कभी नहीं खाना चाहेगा, जिस पर हमेशा की तरह जीसू का आंसर 100% उल्टा होता है। बोलते हैं यंग इयोन भाई, यंग टन, यंग पूप। वैसे मजाक बंद करने को सीरियस होकर बताने को बोलती है, और वो आगे से बोलता है वो अगर मजाक ना कर रहा हो, सच बोल रहा हो तो। और उससे बोलता है वो जानना चाहता है जिस खाने को वो कभी नहीं खाना चाहता है, इसको बार बार देखने के लिए पागल क्यों हुआ जा रहा है। मतलब इयोन भाई को खाने से कंपेयर कर रहा था। दोनों बात करने के लिए फिर दोबारा से हान रिवर के किनारे पर थे। वो हैरान थी वो इसे यहाँ क्यों लाया है, क्योंकि इनकी यहाँ कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं है। इयोन भाई कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। उस बेचारे के मन में ऐसे लग रहा था जैसे वो इसे कुछ कन्फेस करेगा या फिर कम से कम लव शव की तरफ थोड़ा बहुत जाएगा। पर वैसे बोलता है क्योंकि सबका सब कुछ यही से शुरू हुआ था। मतलब उसके जेहो से डंप होने के बाद, जेहो की गर्लफ्रेंड के इन दोनों पर पानी फेंकने के बाद वो दोनों भागकर पहली बार यहाँ आए थे। बोलता है जिसे वो अब यहाँ पर ही खत्म करना चाहता है, और इसको बोलता है अब तक मैंने जो कुछ किया वो सबकी सब ओट पिटांग हरकतें थी, मगर फिक्र मत करो मैं इस तरह की ओट पिटांग हरकतें ही करता हूँ। तो आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो इस ओट पिटांग सॉन्ग पर बिलीव करना चाहता हूँ, जो तुम्हें देखकर मेरे माइंड में सबसे पहले आता हो या जिसे मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब कि इसके इयोन भाई के लिए रियल फीलिंग्स क्या है वो जानना चाहता था। जीसू एक ईयरबड अपने कान में और दूसरा इयोन भाई के कान में लगाता है और रैंडम सॉन्ग प्ले करता है कि कौन सा सॉन्ग इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है, उसकी इयोन भाई के लिए रियल फीलिंग्स क्या है। जो सॉन्ग प्ले होता है उसके लिरिक्स कुछ इस तरह थे, यू इंसल्टेड अ मैन लाइक मी, इट्स टू लेट टू ब्लेम माई सेल्फ। जीसू मन में सुकून फील करता है और बोलता है बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें देखकर मैं यही फील करता हूँ, तुमने मेरी इंसल्ट की थी और मुझे गुस्सा आता है। एक डीप सी मुस्कुराहट के साथ इसे बोलता है मुझे समझ आ गया है तुम मेरी लाइफ की पहली पर्सन थी जिसने वजह जाकर खुलकर मेरी इंसल्ट की। तो उसके दिमाग पर सवार हो गई थी बस, और बोलता है लो मैंने इस कल्चरल शॉक को बिलाकर सॉल्व कर ही लिया है। इधर ये सॉन्ग सिर्फ जीसू के लिए नहीं था बल्कि इयोन भाई की सिचुएशन को 100% डिस्क्राइब कर रहा था। जीसू ने भी तो इयोन भाई की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था, इसकी इंसल्ट की थी, क्योंकि इयोन भाई भी वही सेम फील कर रही थी। इस समय इयोन भाई इसकी बातें सुनकर पूछती है सब खत्म हो गया, तुमने जो कुछ बोलना था बोल लिया या फिर कुछ और बाकी है। वो बोलता है बस यही कुछ था। इधर वो कैंग हायक के साथ रूफ पर इसकी बात सुन चुकी थी कि वो अपनी इलनेस को ठीक करने के लिए उसके साथ है, तो उसे बोलती है उसे लगता है अब वो उसकी वजह से बिल्कुल ठीक हो चुका है ना। और कार से निकलकर उसे अपनी तरफ से एक आखिरी गिफ्ट वही एग देती है जिसके ऊपर उसने दो शक्लें बना रखी थी, जीसू और कैंग हायक की, और उसे बोलती है ये बॉयल एग है, इसे घर जाते हुए खा लेना। फिर खुद ही अकेले रिवर के किनारे पर चलते हुए खुद से पूछती है यंग इयोन भाई तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, वो क्या बोलेगा तुमसे। जीसू घर जाते हुए हैप्पी था, उसने सारे का सारा मामला सॉर्ट आउट कर लिया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मतलब लव शव का लफड़ा नहीं था। फिर इयोन भाई का दिया गया एग निकालता है जिसे सब खत्म होने की खुशी में खाने का डिसाइड करता है, और एग का शेल तोड़ने के लिए सर पर उसको मारता है। वो तो सचमुच में सारे का सारा टूट जाता है क्योंकि वो हार्ड बॉइल्ड एग नहीं था, और रोनी शक्ल बनाकर मतलब उसे मामू बना गई थी, और उस बेचारे को रात में सूरज नजर आ रहा था। इयोन भाई लेट घर आती है, कैंग हायक उसका वेट कर रहा था। उसे अपनी हॉट वाइफ बुलाते हुए कहता है वो अपने हस्बैंड को घर छोड़कर किसी और मर्द के साथ बाहर क्यों गई। इयोन भाई उसे बताती है वो जानती है वो जिस प्रॉमिस के लिए उसको ओवर प्रोटेक्शन देता है, मगर अब वो बड़ी हो गई है तो खुद की केयर कर सकती है, उसे उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस पर कैंग हायक उसे उठाकर अपने सामने रेलिंग पर बिठाता है और उससे बोलता है मेरे छोटे से तुम्हें टीज करने पर तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, और तुम बोलती हो तुम बड़ी हो गई हो, नहीं बल्कि तुम अभी भी छोटी ही हो। फिर से पूछता है सचमुच में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना छोड़ दूं, जिस पर वो हाँ बोलती है। जिस पर उसको बोलता है सोच लो, अच्छे से सोच लो, अगर एक बार मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया तो दोबारा कभी
कभी भी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं आऊंगा। और उसके चुप करने पर उसके क्लोज होने लगता है और क्लोज होता है जैसे उसको किस करने लगा हो। तभी जीसू भी इन दोनों को ये सब कुछ करते हुए इन दोनों के बीच में ये सब कुछ होते देख रहा था। और फिर यहीं पर 9th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द 10th एपिसोड के साथ। तो माय क्यूट एंड स्वीट लवली बडीज, मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब ठोकते जाना। वीडियो और स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।